मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। कानपुर में गर्मी शुरू होते ही केस्को विभाग अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है। शहर में स्मार्ट और प्रीपेड मीटर व्यवस्था से बढ़े बिल के बोझ और साथ ही ओवर बिलिंग और साथ ही अघोषित बिजली कटौती सहित 5 मुख्य समस्याओं के विरुद्ध कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने केस्को मुख्यालय पहुंचकर केस्को डायरेक्टर कमर्शियल राकेश वार्षिन को मांग पत्र सौंपा है और साथ ही तख्ती बैनर को लेकर कांग्रेसियों ने केस्को के मनमाने रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग पत्र दे समस्याओं के रूबरू करवाया है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि केस्को द्वारा प्रीपेड मीटर के नाम और साथ ही अन्य अन्याय हो रहे स्मार्ट मीटर में बिल अधिक आ रहा है। समस्याओं के निस्तारण के लिए केस्को के सिर्फ 4 स्टेशन हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान। बंद पड़े शिकायत निस्तारण केंद्रों को फिर से पुरानी व्यवस्था के साथ शुरू किया जाए। आज हम लोग केस्को के मुख्यालय पर आए हैं और हमारी मांग है कि जो प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं इसके विरोध में, क्योंकि तरह की समस्याएं हम सभी क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ रही हैं। अनाप शनाप बिजली के बिल बन के चले आ रहे हैं, तो आज इसी के विरोध में हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी लोग ज्ञापन प्रस्तुत किया है केस्को एमडी के मुख्यालय पर। और एक मांग है कि जनता बहुत त्रस्त है। एक तो बिजली की कटौती, अचानक आप लोग बिजली काट देते, 6-6 घंटे बिजली नहीं आती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। तो इस सब समस्याओं को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और केस्को कर्मी को ज्ञापन दिया। नहीं, उन्होंने हमारी पूरी समस्याएं बाकी आपको अध्यक्ष जी बताएंगे। आज कांग्रेस कमेटी, जो हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी है, इसके सभी अध्यक्ष और बाकी उनके पदाधिकारी लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं और इन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं, उसका हमें ज्ञापन दिया है। इसमें मेन समस्याओं में इनका एक तो स्मार्ट मीटर जो आजकल हमारे लग रहे हैं, जो उसमें प्रीपेड और पोस्टपेड को लेकर के है। ये चाहते हैं कि प्रीपेड पे ना बदला जाए, जिसके ऊपर कमेटी एक बनी हुई है यूपी लेवल में, वो अपना निर्णय लेगी। जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक इनकी डिमांड थी कि बैलेंस जीरो होने के बाद कम से कम एक बार मैसेज आए और कम से कम 3 दिन तक जो है ना कटे। तो ये ऑलरेडी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कहीं पर अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको हम चेक करेंगे। 3 दिन का पहले हम जो है मैसेज भेज रहे हैं। इसमें एक चीज़ और बता दी जाए आपको कि सरकार ने ये भी निर्णय लिया है, जो 1 किलोवाट LMV1 है उसके लिए नेगेटिव होने के बाद भी 30 दिन तक निर्णय लिया गया कि कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा 2 किलोवाट LMV1 जो है घरेलू कनेक्शन जो है उसमें 200 रुपये या 3 दिन तक, अगर मतलब 3 दिन में मान लो 200 नहीं नेगेटिव हुआ है, ज़्यादा दिन में 10 दिन में हो रहा है, तो उसके बाद ही कनेक्शन काटा जाएगा। बाकी और जितनी भी तरह की विधाएं हैं उनके लिए 3 दिन का मिनिमम, नेगेटिव होने के बाद कम से कम 3 दिन का टाइम देने के बाद ही कनेक्शन कटेगा। एक तो ये है। इसके अलावा जो अघोषित बिजली कटौती के संबंध में एक उनका डिमांड है कि कोई भी कटौती, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कारण से बिजली कट जाती है, इन लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता, तो उसमें हमारे यहाँ सब स्टेशन पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। मैंने नंबर उनसे कुछ ले करके उन लोगों को ऐड कर देंगे, जिससे कि कोई इस तरह की घटना होती है, इस तरह की स्थिति होती है, तो उनको भी जानकारी मिल पाए कि इस तरह फला वजह से बिजली नहीं आ रही है। और इस तरह की और भी कई और डिमांड्स हैं। तो मेन डिमांड तो ये भी स्मार्ट मीटर की और बिजली कटौती की। जो आप जांच कमेटी बनी है, शहर की जनता जो है बिजली समस्याओं से त्रस्त है, त्राहिमाम हो रहा है, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, प्रीपेड मीटर के नाम पे बहुत लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, स्मार्ट मीटर में बिल बढ़ के आ रहा है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर केस्को एमडी से टाइम मांगा था, तो यहाँ पे उनको मांग पत्र अपना देने आए हैं। हमने उनके सामने अपनी मांग रखी, स्मार्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है, उसकी जाँच की जाए। नंबर 2, प्रीपेड मीटर किसी कीमत पर न लगाए जाएँ। नंबर 3, और जो अघोषित बिजली कटौती किसी कीमत पर ना हो। नंबर 4, यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए। नंबर 5, जो पहले इनके शिकायतें सुनने के केंद्र पूरे शहर में थे उसको उन्होंने बंद कर दिए, अब 3 कर दिए हैं, 4 कर दिए हैं। हमने कहा उसका पहले की तरह विकेंद्रीकरण करके सब जगह शिकायती केंद्र सुने जाए, जिससे शिकायत जल्दी निस्तारण होगा। इन सब बातों को हमने इनके सामने रखा। और भी शिकायतें आई थी कि लोग 4-4 महीने हो गए, मीटर नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। उन सबको उन्होंने देखा सुना और पूरी तरह हमारी हर बात का जवाब दिया। और ये इस बात का प्रॉमिस किया जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक प्रीपेड बिल है। मुख्य मुद्दा हमारा था कि प्रीपेड मीटर ना लगे, नंबर 1। नंबर 2, अघोषित बिजली कटौती ना हो। नंबर 3, शिकायतों का जो विकेंद्रीकरण पहले था वैसे ही सिस्टम पुराना वाला लागू हो। नए वाला सिस्टम बहुत गलत है, इसमें शिकायतें सुनी नहीं आती, आदमी परेशान रहता है, त्रस्त हो जाता है। कई पार्टियों ने भी इससे पहले विज्ञापन दिया, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई, आपका कब तक होगा?
अब वो कह तो रहे हैं कि आप क्या आश्वासन दिया है। अब ये सरकारी अधिकारी आश्वासन देते हैं तो आप भी जानते हैं, हम लोग आश्वासन ही लेने के बाद अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भी यहाँ पे आंदोलन और धरना प्रदर्शन तीनों काम यहाँ पर यहीं पे होंगे, इनके गेट पर होंगे, बहुत जल्द होंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां एसओजी सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम को मिली है बड़ी सफलता। CEIR पोर्टल से गुम हुए 336 मोबाइल फोन किए गए बरामद मोबाइल की कीमत करीब 65 लाख रुपए है। SP अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चल रहा अभियान मिले मोबाइल जिसमें असली मालिकों को लौटाए गए हैं। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिले हैं और साथ ही मारकुंडी की अर्चना गिरी बोली 6 महीने बाद फोन मिलना खुशी की बात है। और शंकर द्विवेदी ने कहा पुलिस का सराहनीय कार्य है। अंशिका सिंह ने जताया भरोसा और पुलिस जरूर ढूंढ लेती है हमारे फोन। पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत की अपील की और साथ ही साइबर क्राइम में भी सोनभद्र पुलिस की बड़ी सफलता। 66 पीड़ितों को 27.26 लाख वापस किए गए। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और साथ ही cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज जरूर कराएं। आज भी कुछ बरामदगी हुई क्या है? देखिए, जनपद सोनभद्र में आज 3 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशन में CIR के माध्यम से हमने आज टोटल 336 मोबाइल फ़ोन्स जिनकी बरामद की जो कीमत है 65 लाख के करीब जो है, हमने जो है खोए हुए जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। इस ये जो टीम है इसमें हमारी सर्विलांस टीम, SOG टीम और थाने की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई जो है संपन्न करवाई है। और साथ ही आज 3 मई 2026 को जनपद सोनभद्र में हमारी साइबर थाना की जो टीम है उसने 12 मार्च 2026 से अभी तक टोटल 66 पीड़ितों को 27,26,442 की धनराशि को जो है उपलब्ध कराया गया है। मैं आम जनता से सभी से अपील करता हूं कि जब भी उनके साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो वो तुरंत ही 1930 पे इसकी जो है कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और साथ ही जो है अगर 1930 पे अगर वो नहीं करवाते हैं तो साथ में NCRP पोर्टल पे जो है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अगर कोई भी फ़ोन उनका खो जाता है तो वो CIR पोर्टल के माध्यम से उसको जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। सर, देखा जा रहा है कि फ़ोन तो बरामद हो जा रहा है लेकिन अपराधी जो है वो अभी भी जैसे किसी को मिल जा रहा है या कोई चोरी कर ले रहा है वो अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा। जिन केसेस में जहाँ पे फ़ोन चोरी हुए हैं और हमें अपराधी की संलिप्तता नज़र आई है वहाँ पे मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई भी की जाती है। और जहाँ पे जो है फ़ोन हमें किसी को जो है मिल जाते हैं तो उसमें उनसे रिकवर करके हम लौटा देते हैं। सर, टोटल कितने फ़ोन बरामद हैं? टोटल हमारे 336 फ़ोन जो है हमने बरामद किए हैं मार्च से अभी तक, जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो 65 लाख है। आज मोबाइल मिला है, कई लोगों को पुलिस ने मोबाइल दिया है, सोनभद्र पुलिस ने। आपके मोबाइल कैसे गुम हुई थी? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अर्चना गिरी है। मैं मारकुंडी रावटगंज सोनभद्र की रहने वाली हूँ और किसी काम से बनारस गई हुई थी मैं और वहीं रास्ते में कहीं मेरा फ़ोन गिर गया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर आने के बाद वहाँ से ऑनलाइन कंप्लेंट सब दर्ज करवाई। 6 महीने पहले का फ़ोन गिरा हुआ, अब जाके मेरा मिल गया। जी सुरक्षित मिला? जी जी, एकदम सुरक्षित। हम लोग तो आशा भी छोड़ दिए थे फ़ोन मिलने का। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। कल सडन रात में फ़ोन आया तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि फ़ोन मिल गया है। आशा आपने छोड़ दिया? जी जी, बिल्कुल आशा छोड़ दी थी। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? मेरा नाम अंशिका सिंह है, शाहगंज से आए हुए हैं। रॉबर्ट्सगंज हम किसी काम से आए थे, एक ऑटो में मेरा फ़ोन गिर गया। पहले रिंग हुआ फिर स्विच ऑफ होने लगा तो हम यही तुरंत FIR किए, अभी फरवरी में किए थे और हमको आज फ़ोन मिल गया है। फ़ोन ऐसे किसी को लेना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल की पुलिस इतना एडवांस हो गई है कि हमारा फ़ोन ढूंढ लेती है, तो उन्हें फ़ोन। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी 12th पास की हूँ। अभी आपको मोबाइल मिल गया, ये मोबाइल आपको यही मिला है? ये मोबाइल पापा ने मोबाइल दिलवाया होगा पढ़ाई के पर्पस से। मोबाइल हाँ सर, घर से डांट भी पड़ी थी और दुख भी हुआ था, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे। अभी मोबाइल मिल गया, कैसा महसूस? अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, घर वाले भी क्या कहना चाहिए? अच्छा काम कर रही है।
वैसे मुझे ट्रस्ट था कि ये लोग फोन ढूंढ देंगे मेरा। ट्रस्ट था? हाँ, ट्रस्ट था। कहाँ की रहने वाली? शक्तिनगर। मोबाइल आपको कहाँ गुम हुआ था? शक्तिनगर थाना के सामने लड़का आ रहा था बाइक से, वहीं गिर गया। अब फोन करने का उसका किया कि हम फोन करें तो देखा कि मोबाइल नहीं। फिर तुरंत जाके थाना में अपना लिख कार्रवाई किया, तो जाकर हमको मेरा मोबाइल आज कितने दिन बाद मोबाइल ये आपको लगभग 8-9 महीना भी मिला है। हमको तो भाई अच्छा लग रहा है आगे। हाँ भाई, चलो यहाँ तक हुआ कि चलो मेरा मोबाइल तो मिल गया। क्या मानते हो, पुलिस अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रहा है सर, यही हमेशा चलता रहे, जैसे आगे अच्छा भी चलता रहे कि और नाम होए। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सैद नगली पुलिस द्वारा वादिनी श्रीमती अंशु पत्नी अरविंद सैनी निवासी सूर्यवंशी कॉलोनी कस्बा सैद नगली द्वारा अपने घर से आभूषण व नकदी चोरी करने के संबंध में थाना सैद नगली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 126/2026 धारा 305/317-2 बीएनएस में जन सहयोग के आपको बता दें चोर अभियुक्त अकरम पुत्र असलम निवासी कोटला सराय 3 जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया है। खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में रविवार को समाज सेवी संस्थान सब जग चलनहार ट्रस्ट ने भीषण गर्मी और साथ ही रोजगार संकट से जूझ रहे गरीब रिक्शा चालकों के लिए सराहनीय पहल की है। ट्रस्ट के लगभग 200 जरूरतमंद रिक्शा चालकों को राहत पैकेट्स वितरित किए हैं। इन राहत पैकेट्स में आटा, दाल, तेल, मसाले, गमछा और 200 रुपए नगद शामिल है। ये सहायता रिक्शा चालकों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित है। भीषण गर्मी और हाल ही में रिक्शा स्टैंड हटाए जाने से चालकों को सवारी नहीं मिल पा रही है, इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो रही है। ट्रस्ट के सेवादार जितेंद्र कुमार जुनेजा ने बताया कि रिक्शा स्टैंड टूटने और भीषण गर्मी के कारण चालकों की कमाई लगभग ठप हो गई है। रिक्शा टॉली कल्याण समिति के अध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी ने संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब संस्थान के अध्यक्ष विक्की जुनेजा को चालकों की स्थिति का पता चला है तो उन्होंने तुरंत मदद का निर्णय लिया है। इस अवसर पर शिवनाथ गुप्ता, पप्पू, डब्लू राय और साथी चिंटू सभासद राजकुमार कनौजिया, निर्भय सिंह, नितिन गुप्ता और साथी पीयूष और जोगिंदर यादव सहित कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे हैं। मैं कयामुद्दीन अंसारी, रिक्शा इक्का ट्राली कल्याण समिति के अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम का आयोजन रहा है? ये कार्यक्रम सब जग चलनहार संस्था के तरफ से किया जा रहा है। ये रिक्शा स्टैंड तोड़ दिया गया प्रशासन की तरफ से सुंदरीकरण की वजह से, तो रिक्शा चालकों के स्थिति को देखते हुए विक्की जुनेजा जी जो सब जग चलनहार के अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम ने ये फैसला लिया कि सवारी मिल नहीं रही है, रिक्शा चालकों को उसी का सहारा था। तो ऐसे स्थिति में रात में बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि हम पे भाई ये तो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, स्टैंड टूट गया है, खड़ा होने का कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आज राशन आप देख रहे हैं बांटा जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है और मसाला दिया जा रहा है। और विक्की जुनेजा जी हम समझते हैं कि हर 2-3 महीने पर कुछ न कुछ रिक्शा चालकों के प्रति हमेशा सहयोग करते रहते हैं। मगर ये घटना जो घटी है इसके वजह से सभी लोग मर्माहत हुए हैं, क्योंकि ये इनका तो कोई जगह है नहीं। ये तो वाईके पहल साहब नगर पालिका के एसडीएम थे, 82-83 में उन्होंने अलॉट किया था। और हम लोग हर 15 अगस्त 26 जनवरी को वाईके पहल साहब को इसलिए याद किए हैं कि वो नगर में 2 स्टैंड दिए थे, रिक्शा स्टैंड, डिक्का स्टैंड। और आज भी हम लोग अब इस प्रशासन से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि कम से कम ये जो टूटा हुआ भाग है, जो बचा हुआ है 148 फीट के बाद, उसको सुंदरीकरण करा दें और स्टैंड का निर्माण पुनः करा दें जो बचे हुए जगह है। कितने रिक्शा चालकों को राशन बांटा गया?
करीब 200 के आसपास। चंद्र कुमार जुनेजा, सब जग चलनहार ट्रस्ट का सेवादार हूँ। आज क्या कार्यक्रम का आयोजन? आज का कार्यक्रम का ये रहा कि रिक्शा स्टैंड टूट गया है, रिक्शा वालों को सवारी नहीं मिलेगी, परेशानी होगी, तो इनका भोजन पानी कहाँ से चलेगा। तो थोड़ा हम लोग का विचार आया, दिमाग आया कि हम लोग इनकी व्यवस्था कुछ किया जाए, कुछ राशन वगैरह, कुछ नगद राशि, गमछा, खाना, जो हो सका हम लोग सेवा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग सेवा करें, कुछ मिल के। सब करेगा तभी हो पाएगा, हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। कुछ सब करे, जो सक्षम लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल जो दिख रहा है उनको सहयोग करें। खबर पाली से है, जहां श्याम मोहन शुक्ला के सानिध्य में पाली स्थित काली मंदिर में 9 दिवसीय हनुमत महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला है। यात्रा मंदिर प्रांगण से होते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संपन्न हुई। आचार्य श्याम मोहन शुक्ला ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। आपको बता दें कि इस 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी होगा। इस 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। श्याम मोहन शुक्ल अध्यात्म विद्यापीठ नैमिषारण्य स्वामी नारायणानंद आश्रम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पाली जनपद हरदोई में काली माता के मंदिर पर आज से 9 दिवसीय हनुमत महायज्ञ प्रारंभ हो रहा है, जिसके आज प्रथम दिवस के पावन शोभा यात्रा जल यात्रा निकल रही है। कल से श्रीमद् भागवत कथा का भी शुभारंभ है, जिसकी कलश यात्रा और भागवत पोथी यात्रा आज ही प्रारंभ है। सभी से निवेदन है, सभी भक्तों से, जो लोग भी हमें श्रवण कर रहे हैं वो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं काली माता के मंदिर पर। समय प्रातःकालीन 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम है और सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। बदायूं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान। बंगाल में काउंटिंग पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा। बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं, उनके चेहरे पर हताशा साफ नजर आ रही है। बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ममता सरकार की गुंडागर्दी तानाशाही से जनता परेशान हो चुकी है। ममता बनर्जी कितना भी ड्रामा कर ले, प्रशासन और वहां पर सेंटर एजेंसी अपना काम ईमानदारी से करेगी। एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं, भाजपा का उससे बेहतर प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको लेके? देखिए, समाजवादी पार्टी के अपने विचार हैं, उनको अपना काम वो करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है और संगठन का तंत्र है तो हमारा भाजपा के अंदर है, और चुनाव आता है तो चुनाव भाजपा जीतती है। तब मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पहले परिवारवाद से उभर ले, उसके बाद बात करे। मुझे लगता है कि पहले उन्हें परिवारवाद, फिर मुस्लिम तुष्टिकरण, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अभी उत्तर प्रदेश और केंद्र में रहने वाला है। धन्यवाद। कॉमर्स के सिलेंडर पर 994 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यही नहीं छोटे सिलेंडर पर भी बढ़ोतरी की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे युद्ध के वैश्विक संकट में जहां पर दूसरे देशों में 40% तक की ऊर्जा पर डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस पर कीमत बढ़ी है, पाकिस्तान से लेकर आसपास देशों को देखिए, तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक्सरसाइज ड्यूटी कम करने का काम किया है। उस समस्या को, उस बोझ को सरकार पर लेने का काम किया है, लेकिन आम जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आम जनता के लिए, आम जनता के हितों के लिए जो आवश्यकता जब पड़ती है वो फैसले कड़े से कड़े लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेने का पड़ता है। मंत्री एक आखिरी सवाल था आपसे, इस समय पुनर्मतदान की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनकी भावना जैसी रहती है उनको वैसा दिखाई पड़ता है। मैं कहूँगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद देने का काम किया है। और पश्चिम बंगाल की जनता उस तानाशाही गुंडागर्दी की सरकार से अजीज आ गई थी और जिस तरह से वहाँ पर लोग परेशान थे उसको बदलना चाहते थे। और आज जब भाजपा के समर्थन में वहाँ वोटिंग हुआ है तो ममता जी को परेशानी हो रही है। मैं कहूँगा वो चाहे जितना परेशान हो, चाहे वो जितना ड्रामा करें, लेकिन चुनाव आयोग, सेंट्रल फोर्सेस या जो हमारा प्रशासन है वो अपना काम करेगा। और मुझे लगता है कि 4 तारीख को परिणाम जो आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा। और ये हम सब जगह घूम जाके देखेंगे और जाकर कहीं लाइब्रेरी खुलेगी, कहीं कोचिंग संस्थान खुलेगा, कहीं कंप्यूटर की लाइब्रेरी भी साथ में होगी। लेकिन लाइब्रेरी के साथ हम उन बच्चों को बैठने का वातावरण, बैठने का स्थान अच्छा, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। हमने बदायूं में भी देखा हुआ आपने किस तरह से क्या समस्याएं रहती हैं, लेकिन ये भी सारी निःशुल्क सुविधा होंगी। और हमारा छात्रावास जिस तरह से बेटियों के लिए रेंट का काम 50% देता है, इसी प्रकार से उन संस्थानों को भी वहाँ के लोग हालांकि स्थानीय चलाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा चूँकि वो इसकी कड़ी होगी उसको हम पूरा सहयोग भी करेंगे। और जब तक वो इसी का एक शाखा है, ये मान के चलें कि हेड ऑफिस आपका यही रहेगा, बाकी सब जगह ब्रांचेस और उनके लिए सहायता करना, सहयोग करना और उनको खड़ा करना हमारा और हमारे इस टीम का पूरी तरह से प्रयास होगा। उसमें वो 176 से लेकर 216 सीटों का दावा कर रहे हैं और जो एग्जिट पोल्स आए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती हुई दिखाई है। तो क्या देखिए, ममता बनर्जी का इंटरनल जो भी चाहे वो 100% अपना करना तो उसको माना थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप सबका एग्जिट पोल भी कह रहा है और हमारा भी जो तंत्र है उसके द्वारा ये रिपोर्ट है कि सरकार बनने जा रही है, इसलिए ममता जी ज़्यादा हताश और निराश है। मंत्री जी जिस तरह से मंत्री जी यूपी में डिप्टी सीएम दोनों और प्रदेश अध्यक्ष को भी लखनऊ दिल्ली गए थे और मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, कब तक ये हो जाएगा, क्या प्रोसेस चल रहा है इसमें? देखिए, जिनका जो काम है करने दीजिए, ये काम हमारा हाईकमान नेतृत्व अपना कर रहा है वो करेगा, तो जब समय आएगा तो इसलिए उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। जितना आपको पता है उतना ही हमको पता है, मतलब जो हमारे यहाँ जितना आदेश मिले, काम मिले, उतना काम करो। अपने काम में लगातार लगे रहते हैं। इसमें भारत सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पूरे देश भर में आप देखते होंगे लगातार इस महीने में मेरे कितने स्टेट के दौरे हुए हैं। ये छात्रावास का 27 अप्रैल को करना था, ये 27 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश लगा था, तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन पहले भाग किया। अपने 27 अप्रैल की डेट को बढ़ा करके मैंने 2 और 3 यहाँ पर मई को इसका अमल करने का काम किया। मंत्री रेजोल्यूशन सर सिंह और दबी जुबान से सपा ने कहा भी है कि रेजोल्यूशन संघ जो है वो धीरे धीरे जैसे गर्मी प्रचंड रूप ले रही है, वाटर क्राइसिस की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जनपद सोनभद्र में जहां पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है, तो वहीं ग्रामीणों ने विधायक को भी घेरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर क्षेत्र में पहुंचे विधायक ने पेयजल योजना से पानी न मिलने पर कंपनी के लोगों को चेताया और कहा है कि पानी तो हर हाल में बना होगा ही और कंपनी में बना देंगे और किसी को भी यहाँ जाने नहीं दूंगा। मामला पटवद पेयजल योजना से जुड़ा है, जहां विधानसभा रॉबर्ट्सगंज के ग्रामीणों ने विधायक भूपेश चौबे से पानी न मिलने की शिकायत की थी, जिस पर विधायक भूपेश चौबे गांव में इंटक वाल पर पहुंचे और इस दौरान कार्यदायी संस्थान के अधिकारी कर्मचारियों ने साथ ही अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे रोहित यादव ने मौके पर बुलाया और साथ ही विधायक काफी समय पर खुद धूप में खड़े रहे और कंपनी के लोगों के खिलाफ धूप में खड़ा रखा गया। और साथ ही विधायक ने बताया कि कार्यदायी संस्थान के लोगों ने गोल गोल बहुत घुमाया है और अभी तक सही से पानी नहीं दे पाए हैं। कि हर घर तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचाएं। यहाँ सोनभद्र में 22 नवंबर 2020
को धदरौल की तलहटी पे स्वयं मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी यहाँ आकर के वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास इस परियोजना का किया था। काफ़ी जगहों पे पानी हम ठीक से दे पा रहे हैं। जो पटवद इंटेक वाल जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ यह सबसे बड़ा जिले का परियोजना है जिसमें लगभग 650 गाँव को पानी दिए जाने की योजना है। पूर्व में भी हम जिला मुख्यालय पे एडीएम साहब के साथ बैठ करके पूरी इस परियोजना की समीक्षा किया था। कुछ गोल मोल घुमाने वाली कंपनी के लोग जब वहाँ ऐसा मुझे लगा कि घुमा रहे हैं, तो मैं आज उस वस्तु स्थिति को देखने के लिए यहाँ आया कि पानी यहाँ ठीक से पहुँच नहीं पा रहा है या पानी में जो फ्लाई ऐश थर्मल पावर के द्वारा छोड़ा जाता है तो उसके नाते कठिनाई आ रही है। तो उसको मैं अपने प्रत्यक्ष देखा और कुछ कठिनाइयां हैं जो फ्लाई ऐश को लेकर के, उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को बात किया हूं। और पानी देना ही है इस कंपनी को जितना तय समय, थोड़ा सा कुछ वाइल्ड लाइफ और उससे अनुमति को लेकर के थोड़ा सा इस परियोजना में लेट हुआ था, तो वह समय भी पूरा हो रहा। दिसंबर 26 तक इनको हर घर तक लगभग 650 गांव तक पानी देना है। और अगर वो नहीं दे पाए तो कंपनी को कंपना बना देंगे और यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। और कंपनी हर घर तक जो संकल्प है देश के प्रधानमंत्री को जी का, वह दे। खटीमा के इस्लाम नगर स्थित तहसील खटीमा में स्लैटर हाउस और साथ ही बूचड़ खान के टेंडर को लेकर विवाद गहरा गया है। शिवसेना और भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने टेंडर प्रक्रिया में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि अगर प्रशासन ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए तो क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। उन्होंने मांग की है कि इस टेंडर को रद्द कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और साथ ही कुमांचल संस्करणों में विधिवत सूचना प्रकाशित कर नए सिरे से पारदर्शी टेंडर कराया जाए। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि पिछले वर्ष मांस की दर 250 रुपए प्रति किलो थी। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि नए टेंडर के बाद मीट की कीमत 360 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है, जो स्थानीय जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। और साथ ही केवल और साथ ही वैध और स्वास्थ्य परीक्षण में पास जानवरों को ही काटने की अनुमति दी जाएगी। शिवसेना के विक्रम बिष्ट ने चेतावनी दी है कि इस विवादित टेंडर से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और हिंदू मुसलमान दंगों की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। शिवसेना के जो ये सदस्य हैं ये लोग आए थे अभी और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि स्लास्टर हाउस का जो टेंडर किया है नगर पालिका ने उसको निरस्त करने के संबंध में दिया है एसडीएम साहब के लिए। तो ये एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मामला क्या है कि सेंटर जो बाहर से हुआ है हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमने एक बार 2 बार ज्ञापन दिया है, उसमें हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने माने आपको दिया ज्ञापन दिया है, इसमें हमने सेंटर हाउस को बंद कराने के हमने जो भी सेंटर हाउस को जो हमने यहाँ ज्ञापन दिया इसमें सबसे कार्रवाई हो और दोबारा टेंडर हो और टेंडर यहाँ पे लोग जो भी स्थायी लोग हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। और सूत्र से हमने सुना है यहाँ पे 360 रुपये का जो गोश्त बिकता है, पहले था 200 रुपये का, तो 260 रुपये। हमने सोचा टेंडर कैंसिल हो, यहाँ के स्थानीय को लोगों को फायदा भी हो और यहाँ की सरकार को फायदा हो। आपका नाम? जी, आपका नाम? विक्रम सिंह बिष्ट। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम हुआ खतरनाक। माह मई के प्रथम सप्ताह में पड़े जमकर ओले, नैनीताल व उसके आसपास छाया एकदम से अंधेरा, जनजीवन हुआ व्यस्त और साथ ही सुबह में मौसम सामान्य था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। एकदम दोपहर में 12 बजे के बाद मौसम इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि डरावना हो गया। तेज हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद हो गई है। मोबाइल नेटवर्क परेशानी भी होने लगी है। ओलावृष्टि व तेज हवाओं के चलते ठंड भी पड़ने लगी और जबकि नैनीताल व उसके आसपास पर्यटकों का जमकर तांता लगा हुआ। ओलावृष्टि के बाद बारिश का दौर भी जारी रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 75वां जन्मदिन आज पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा टीम ने नवाई बस स्टैंड पर लगे शरबत के प्याऊ पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर आसपास के क्षेत्र में शहर कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से कई कार्यक्रमों का कर रहे आयोजन। पीबी टीम द्वारा प्रवीण माड़ू के नेतृत्व में गायों को हरा चारा खिलाकर जगह जगह पिलाया जा रहा है ठंडा शरबत। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डोली चौधरी और साथ ही नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष दुर्गा सैनी, अल्पसंख्यक अध्यक्ष नासिर अहमद कुरैशी, संजय कांवट और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ सीताराम कटरा, पूर्व पार्षद अल्लाह रखा देश वाली और साथ ही तनवीर कुरैशी, राजेंद्र चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। प्लेटफॉर्म पर छूटा यात्री का बैग आरपीएफ कर्मियों ने ईमानदारी से लौटाकर पेश की मिसाल। कोटा रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल आरपीएफ के जवानों द्वारा ईमानदारी का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 2 मई 2026 को सीटीटी स्टाफ के अधीन कार्यरत टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ड्यूटी के दौरान एक यात्री का बैग लावारिस हालत में मिला था और घटना के समय अनुसार समय करीब आपको बता दें कि वहां पर प्लेटफॉर्म पर संख्या 19815 के दौरान यात्री का बैग छूट गया था और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए सुनियोजित सुरक्षा अपने कब्जे में उसे ले लिया और साथ ही जांच के बाद संबंधित यात्री की पहचान कर उसे वापस कर दिया गया है। बैग प्राप्त करने वाले यात्री ने आरपीएफ टीम की ईमानदारी और तत्परता की सराहना करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। इस सराहनीय कार्य से रेलवे सुरक्षा बल के कर्मीगणियों ने अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय भी दिया है। यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद शेठ साहब का और बाबा का धन्यवाद। मेरे माली साहब का नारियल का कुछ मिल गया क्या था बताओ? नारियल साहब का नारियल सब बराबर मिल गया ना? कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बैग मिल गया, बैग चित्तौड़ से आ रहा था गाड़ी में और मेरा बैग गुम गया था और बैग आपका हिसाब में संभाल के। बस स्टैंड पर गांधीवादी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 75वां जन्मदिन पर कांग्रेस के शरबत पिलाकर मनाया है। राजस्थान के जननायक कहलाने वाले गांधीवादी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 75वां जन्मदिन पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ठंडा शीतल शरबत की प्याऊ लगाकर जन्मदिन मनाया है। इस दौरान कांग्रेस शहर में ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने गायों को हरा चारा खिलाकर राजस्थान के गांधीवादी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75वें जन्म दिवस पर उनके दीर्घायु की कामना की है। शहर के उप जिला अस्पताल में मरीज को जो फल फ्रूट वितरण किया गया। राजस्थान सरकार के गांधीवादी मुख्यमंत्री द्वारा 2 दिन पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया था, मेरे जन्मदिन पर कोई भी जयपुर नहीं आए, क्षेत्र में रहकर जन सेवा करे, यही सबसे बड़ा जन्म दिवस मनाया जाएगा। और साथ ही भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसपास के क्षेत्र दत्तवास और साथ ही जिलाए पिपलू और साथ ही राहोली शाहिद ग्रामीण और क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन जन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नसीर अहमद कुरैशी ने जननायक के जन्मदिवस पर क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में राजेंद्र चौधरी, प्रदेश महासचिव किसान मोर्चा, नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष पारस जैन, पहाड़ी सीताराम कुमार आदि सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। आज राजस्थान की एक अजीम शख्सियत का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं, तो लोगों को उनका एक हमारे को संदेश मिला था कि कोई हमारे यहाँ गुलदस्ता लेके नहीं आए, माला लेके नहीं आए, लोगों को ठंडा पानी पिलाए। उस उपलक्ष्य में हमने लोगों को शरबत पिला के उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाने की कोशिश की। कई जगह इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और बहुत लोगों में उनके जन्मदिन का एक बहुत बड़ा उत्साह है, जिसको बहुत ही उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। गहलोत साहब को यही जन्मदिन इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस को इसी तरह मजबूती देते रहे और राजस्थान में और हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया तरीके से आने वाले उनकी सरकार मुख्यमंत्री बने। जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज जन्मदिन है। उनका संदेश दिया गया था कार्यकर्ताओं को कि जयपुर कोई नहीं आए और जहाँ भी है उसके गांव में या उसके शहर में वो वहीं ठंडा पानी लोगों को पिलाकर मेरा जन्मदिन मनाएं।
उनके आदेश की पालना में हम बस स्टैंड निवाई पर ये प्याऊ लगाकर लोगों को शरबत पिला रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि गहलोत साहब की आयु बहुत लंबी हो और दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसा हमारी सबकी ईश्वर से प्रार्थना है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हाई कमान जो करेगा फैसला, सरकार तो बने हमारी दोबारा बने, फिर बाकी का पार्टी का निर्णय है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित क्षेत्र में सोनियाड़ा गांव में बनी असाई ग्लास फैक्ट्री में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। फैक्ट्री परिसर में स्थापित लगभग 100 फीट ऊंची चिमनी अचानक गिर गई है और साथ ही जिसमें से करीब 70 फीट हिस्सा धराशायी हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री के अंदर आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके और राहत एवं जांच कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। गनीमत ये रही कि अब तक इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, फिर भी प्रशासन पूरी सतर्कता बरतते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए है और घटना के बाद गंगरार सहित आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घेराबंदी में लिया गया है। वहीं फैक्ट्री को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण शिव प्रकाश टेलर ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए भी जा रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में उनियारा क्षेत्र के रूपवास मोड़ पर ककोड़ चौकी में तैनात कांस्टेबल भागचंद सैनी का लहूलुहान शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ड्यूटी के दौरान गश्त कर निकले कांस्टेबल की इस तरह संदिग्ध अवस्था में मौत होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मची है, जिसके बाद एसपी राजेश मीणा और एसएसपी रतनलाल भार्गव सहित 4 भारी पुलिस बल और साथ ही एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। प्रथम दृष्टया इस मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और परिजनों को ढांढस बंधाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई और जांच की मांग की गई। वर्तमान में क्षेत्र में व्याप्त तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दावा भी कर रहा है। ककोड़ चौकी पे पदस्थापित श्री भागचंद कांस्टेबल के बारे में सूचना मिली थी कि उनका शव इधर है, तो हम सभी अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, टीम पहुँची और एफएसएल एमओबी सारी टीमें पहुँची है। उसके बाद घटना का सघनता से अभी निरीक्षण किया है। उसके बाद हम उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया है। इसमें सारी टीमें लगातार अब काम कर रही है और जल्दी ही घटना का खुलासा होगा। क्या लगता है, कोई हत्या हुई है या कोई हादसा है क्या? ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान में है, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। परिजन राजी हो गए, ले गए? परिजनों से बात की है। अभी हम पूरा जो हमारा सिपाही है उसके जो घटनाक्रम हुआ है उसके पूरे के बारे में अच्छे से अनुसंधान करके जांच करके टीमें बनाकर हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें और सभी से बात करके आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। मामला है, आप मौके पर आए हैं, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? परिजनों में भी खासा आक्रोश है घटना को लेकर, किस तरीके देखते हैं चुनौती है? भागचंद सैनी जो ककोड़ चौकी पे तैनात था, उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या करी गई है, जिस तरह के उसके चेहरे पे घाव है, जिसके सीने पे घाव है, मर्डर तो कहीं और करा गया, मार के यहाँ फेंक गए। ये कालू जी सैनी हमारे पूर्व पार्षद है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, 20-25 सालों से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। जब कालू जी का सुबह फ़ोन आया रोते हुए कि भाई मेरे बेटे का मर्डर हो गया, तो मतलब जिसमें स्तब्ध रह गया, शॉक्ड हो गया। और मैंने कहा आप कोई भी बात इस घबराहट में बाकी 7 वाले 5 जी से, प्रभु जी से, सबसे मैंने यही कहा कि आप कोई निर्णय मत करना, जंगल में या उनियारा में पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, वो टोंक के जाकर और समाज के लोग, परिवार के लोग जो भी बात कहेंगे वो सारी बातों को वहीं पर रखकर प्रशासन से बातचीत चाहेगी। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आज पुलिस ही सुरक्षित नहीं है माफियाओं के सामने, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? ये अलग बात है कि टोंक में राजेश मीणा जी जब से एसपी आए उन्होंने बजरी पे अंकुश लगाने का प्रयास करा है,
एक अधिकारी के अंकुश लगाने से क्या होता है, नीचे की टीम तो बजरी बराबर निकाल रही है और यहाँ पे चांदी कूट रही है। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना। मैं समाज के लोगों से कहता हूँ कि चुनौती हमारे लिए, हमारे बीच का भाई जिसकी हत्या हुई है, हम सब लोग कभी ट्रैक्टर निकलता तो वीडियो बना के एसपी को डालें, ऊपर डालें। नहीं, मेरा निवेदन है कि आज ये घटना हमारे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज के अंदर हम सब लोगों को आगे से आप हमें डालें, अगर सड़क पे आना पड़ा तो सड़क पे भी आएंगे, लेकिन इस परिवार के लोग जो भी बात कहने वाले हैं, परिवार के लोग ये कहने वाले हैं कि हमारे इस बच्चे के साथ इस तरह होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग चाहे एक दिन क्या, एक महीने भी उस बच्चे के साथ बैठना पड़े तो हम वहाँ बैठेंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे, परिवार की बात को आगे ले जाने का काम करेंगे। कनेक्शन है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, प्रथम दृष्टया जब अधिकारी से बात हुई तो सीधा सीधा बजरी का कनेक्शन है, नहीं तो एक ड्यूटी करने वाला व्यक्ति ऑन ड्यूटी उसकी हत्या हो जाती है, वर्दी का खौफ खत्म हो गया जिस तरह की उसकी हत्या हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा बूंदी प्रवास, कुन्हाड़ी और साथ ही नानता क्षेत्र का निरीक्षण कार्य का लिया गया जायजा। प्रस्तावित व प्रगतिरत कार्यों पर अधिकारियों से किया गया फीडबैक। आपको बता दें कि केडीए, नगर निगम व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। विजयवीर और साथ ही दुर्गावास स्टेडियम में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नई सड़कों का निर्माण होगा और बिरला ने जनभावनाओं के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के दिए हैं निर्देश। कोटा के सभी एंट्री पॉइंट्स पर बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार। शहर के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से होंगे कार्य। इसी दौरान बिरला के स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी है वहां पर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर कोटा शहर में रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुबह 11 बजे से अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हुई है, जहां 3 स्तरीय जांच प्रक्रिया के बाद वहां परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया गया है। इस बार कोटा में कुल 92 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां 43,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है और साथ ही अभ्यर्थियों की गहन तलाशी, मेटल डिटेक्टर से जांच तथा एडमिट कार्ड पहचान पत्र के मिलान के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की आशंका को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भी ई-मित्र, फोटोकॉपी और मोबाइल दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्लान लागू किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है। आप बताइए, आज किसका पेपर और कितनी तैयारी की है आपने? नीट का पेपर है, पूरे साल तैयारी की है और बढ़िया है। देखते हैं पेपर कैसा रहता है। किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, क्या है, पानी वानी की, पीने की? स्कूल का नहीं पता, अभी मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। बाकी देखते हैं। फिर भी व्यवस्था ठीक ही होगी, वैसे ठीक ही रहती है, पिछले साल भी। कितनी तैयारी की आपने? या क्या लिखा ना? तैयारी पूरी कंप्लीट? हाँ, पूरी कंप्लीट। MP से। नाम क्या है आपका? अरुण अहरवाल। आज नीट का पेपर है, बच्चों का एग्जाम है। यहाँ पे 240 बच्चों का सेंटर है। सर, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सही की है सर। किसी का कोई उपकरण में मोबाइल कोई अलाउ नहीं, सबको चेक करके भेजा जा रहा है। 2-2, 3-3 जगह चेकिंग हो रही है। तो गर्ल्स क्लिप लगा के आ रही है तो उसका गर्ल्स क्लिप लगा के आ रही है, उसको यहीं खुलवा दिया जा रहा है क्लिप को। वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई भी नहीं है अलाउ में। और जेंट्स जो लड़के पूरी शर्ट पहन के आ रहे हैं? अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं, आएगा तो उसके जो दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार बच्चों को प्रवेश किया जाएगा। परीक्षा अभी एक पारी में। अपने यहाँ पे टोटल कितने बच्चे थे? अपने यहाँ पे 240 बच्चे। लगभग अब तक कितने बच्चे आ चुके थे? लगभग अब तक ऐसे 60-70 बच्चे आ चुके। पूरी सुरक्षा व्यवस्था। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजन सिंह एसआई, थाना गुमानपुरा। सोजा क्षेत्र के फुलार रोड से निकली 11 ऊंट गाड़ियों की अनोखी बारात कस्बे भर में चर्चा का विषय बनी है। बेंगलुरु के बिजनेसमैन सोहन लाल प्रजापति ने अपने पुत्र की बारात पुरानी परंपरा को जीवंत रखते हुए 11 ऊंट गाड़ियों के साथ करीब, आपको बता दें कि 10 किलोमीटर दूर
सहवाज गांव तक निकाली है। दूल्हा ऊंट पर सवार होकर जबकि बाराती ऊंट गाड़ियों में सवार होकर डीजे की धुन पर झूमते गाते नजर आए हैं और महिलाओं ने मंगल गीत गाकर माहौल को पारंपरिक रंग दे दिया। एक अनूठी बारात न केवल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परंपरा और संस्कृति की मिसाल भी पेश कर रही। वहीं सोहनलाल प्रजापति ने बताया कि गत वर्ष बड़े बेटे की शादी में बैलगाड़ियों से बारात लेकर वे गए थे। हनुमानगढ़ राजस्थान। आपको बता दें कि सरस्वत क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। राज्य वृक्ष खेजड़ी में भरी 6 पिकअप वाहनों को, आपको बता दें खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां पर क्षेत्रीय वन विभाग टीम रावतसर क्षेत्र ने वन माफिया पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से राज्य वृक्ष खेजड़ी की लकड़ियों से भरी पिकअप वाहनों को पकड़ा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रावतसर सर्वजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि न्योलखी झेदासर नोहर मार्ग पर अवैध रूप से खेजड़ी की लकड़ियों से भरी पिकअप वाहन से तस्करी की सूचना पर सहायक वनपाल विनोद बिश्नोई में टीम पहुंचे व अवैध खेजड़ी से भरी 6 पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया गया। पिकअप वाहनों को रावतसर रेंज कार्यालय में खड़ा किया गया। वहीं पिकअप चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रावतसर क्षेत्र में वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और बड़ी कार्रवाई भी होगी। मानगढ़ जिले के रावतसर से बड़ी खबर। रावतसर वन विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध खेजड़ी की लकड़ियों से भरी 6 पिकअप जब्त। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से पवन जोशी की विशेष रिपोर्ट। 2 तारीख की रात्रि को मुखबिरों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जेदासर इस क्षेत्र में, ब्रह्मसर क्षेत्र में लकड़ियाँ जो खेजड़ी की हैं, कटकर खेजड़ी और शीशम की लकड़ियाँ कटकर पिकअप में लोड कर नौर की तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर विनोद कुमार बिश्नोई, सहायक वनपाल और साथ में स्टाफ को भेजकर मौके पर भेजा गया। मौके पर जाकर 6 पिकअपें जब्त की गई। पिकअपों में शीशम और खेजड़ी की लकड़ी पाई गई, जो सीज कर रेंज कार्यालय में लाया गया। रेंज कार्यालय में लाकर मुलजिमों को जमानत देकर छोड़ा गया और रेंज कार्यालय में ही अभी सीज है गाड़ियाँ। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। लकड़ी माफियाओं के खिलाफ इसी तरह अभियान जारी रहेगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।